ठीक है। Which is the next major source of energy after coal? The next major source of energy after coal. Describe any two advantages of it. Describe any two advantages. तो बुक के करवा रहे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है. It will be two. Advantages of it. No. Petroleum is major energy source in India after coal. सर एसएसटी है ना? Petroleum is major हिस्ट्री का आता था source. क्या? हिस्ट्री का आता In India. पार्टी बदल दी सर हिस्ट्री के तो लगभग सभी चैप्टर करा दिए, 3 तो पहले ही करा दिए थे ना? सर सिविक्स कराओ ना, उसमें दिक्कत Civics होती है। सर ऐसे पूरे चैप्टर करा दीजिए ना, हाँ, ऐसे सर। लिखवाइए सर, मत, लिखवाने में टाइम तो। हाँ सर हाँ, सर, समझा तो समझा दीजिए। फिर आप सर ये वाला पूरा कर दीजिए। हाँ सर ये वाला कंप्लीट कर दीजिए। देखो, पेट्रोलियम इज मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। तो हम पूछ रहा है कि इंडिया में कौन कौन से मेजर रिसोर्सेज हैं, तो पेट्रोलियम नेक्स्ट है कोल के बाद। कोल का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे यहाँ, इवन जो थर्मल एनर्जी प्लांट्स है ना, पावर प्लांट्स, उनमें भी कोयले से ही बनाई जाती है कई जगह। तो कोयले के बाद पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेट्रोलियम से या सीएनजी भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, गैसोलीन बनेगा, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल बनेगा, केरोसिन ऑयल बनेगा, पैराफिन वैक्स भी बनेगा, और सबसे बाद में एस्फाल्ट बनेगा जिससे सड़कें या कोल टार होता है ना, वो भी उसका बचा हुआ मटेरियल ही है। और जो विंटर फ्यूल है जो अब हम यूरोप में भेजेंगे, वो भी यूक्रेन, जबकि रशिया नहीं दे रहा है उनको, वो भी उसी पेट्रोलियम से हमारे इंडिया में बनता है, जो विंटर में नहीं जमता, जो -30 डिग्री पर। तो सर, winter में हमारे fuel यहाँ वो जम जाते हैं? रिफाइनिंग होती है, और हम एक मेजर एक्सपोर्टर अब बनने जा रहे विंटर फ्यूल के हैं। हाँ, वो उसी पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम इज ए डार्क लिक्विड, वो एक बदबूदार है, फाउल स्मेलिंग लिक्विड, फ्रॉम विच आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी गेट ए नंबर ऑफ क्लीन फ्यूल्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है नहीं, अलग अलग कॉलम पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हम अलग अलग चीजें उसमें से सर आफ्टर पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन। अंदर वैक्स भी होता है ना? हाँ, अभी तो हमारा तो नहीं चला। अभी आपका था क्या? कल आप लोगों का बाद में हुआ था ना? सर हमारा 5:30। सर आपने बोला था 3:40। सर आपने तो कहा था 3:45। नहीं, तो फिर वैसे ही अल्टरनेट बाकी बच्चों ने बोला था, अल्टरनेट ही चलेगा। आपके ही बच्चों ने सबने बोला था, हम ऐसे 3:45 नहीं आना चाहते, हमें अल्टरनेट चाहिए, हमें शाम का ही टाइम। सर तो सर हमारे रोज 3:45 लगते ठीक है, आ जाना। कल शाम को खेल। अब तो लेकिन रेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता। ओके, स्कूल में ऐसा क्या करते एक तो आधा घंटा नाउ सुनो। सो इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट। ये क्या करता है बताइए पेट्रोलियम से? इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें फ्यूल से हीटिंग होती है, तो ये हीटिंग भी कर सकता है। कैसी हीटिंग? मतलब पेट्रोलियम से आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए। तो पेट्रोलियम से जनरेटर चला सकते हो, लाइट कर सकते हो, हीट कर सकते हो।
लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके अलावा लुब्रिकेंट भी है, और जैसे आपने बताया वैसलीन या ऐसे और भी कुछ चीज़ें बनती होंगी। तो दूसरी चीज़, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट्स एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो नोडल इंडस्ट्री। नोडल इंडस्ट्री का क्या मतलब है? दूसरी इंडस्ट्री के लिए ये एक तरीके का सपोर्ट है। Sir, chemical industry, lubricants and fuel due to which it called modern industries. लिखा है बुक में? हाँ सर। क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है chemical industries, lubricants and fuel due to which it called modern industries. ड्यू टू विच? Sir, due to which it is called modern industries. नहीं, लिटरल मीनिंग क्या है? What is nodal industry? So, refiners provide raw materials for synthetic textile fertilizers. That support other industry. जो इंडस्ट्री दूसरे को सपोर्ट करे उसको क्या कहेंगे? नोडल इंडस्ट्री। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो कई बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो बिजली प्रोवाइड करे उसे नोडल इंडस्ट्री कहेंगे। पेट्रोलियम भी इसी तरीके से एक एनर्जी सोर्स है, और वर्ल्ड में कहा जाता है जो एनर्जी पर जिसका राज है वही दुनिया पे राज करेगा। तो इसलिए इतना सारा कुछ मारने के बाद भी रशिया को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी के लार्ज सोर्स हैं, और पूरे यूरोप को वो सर्दियों में गर्म रखता है, वो उनका ऑयल सप्लायर है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है उसको। ठीक है, भले ही उनके नाटो कंट्री का अपना अलायंस हो, लेकिन नहीं बोल रहा है कोई कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा जो अल्टरनेट सोर्स है वो कौन सा है? कोल के बाद अल्टरनेट सोर्स कौन सा है? उसके ऑलरेडी उस टाइम पे 3 दिन ट्रक बंद हो जाता है। नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं किया क्योंकि आपने ये कर दिया तो मैंने नहीं किया। बच्चे लोग नहीं करते, 9 के सब बच्चे को गड़बड़ करके भाई हमें दिन नहीं चाहिए हमको, तो हमें करेंगे फिर हम अल्टरनेट करते हैं। तो जैसा बच्चे बोलते हैं ना, हमारी इच्छा है कि भाई बच्चे अपने हिसाब से तभी कर सकते जब आप खुद रूल पे करेंगे। अगर 3 दिन होता है तो उसको 3 दिन उधर बंद हो जाता है हाँ, ना। मेरी संदीप बच्चे कैसे आप क्लास का पे रूल उधर होते हैं। मैं मान रही हूँ, इसीलिए मैंने भी पहली क्लासेस चेंज कराई कि उधर 3 दिन बंद हो जाए तो चलो फिर किसी पढ़ाई की जब मैंने कहा प्रोवाइडर एकदम 3 मिनट बाद उसने मैं ऑलरेडी उधर बंद करवा रही हूँ। आगे एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि इसका कल भी बोर्ड है लास्ट एग्जाम। मान रही हूँ कौन मिलता कर देते, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे नहीं करे किसी की हिम्मत से रूल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रूल ही ब्रेक करते हैं तो पढ़ाई करके क्या फायदा है? हर जगह पे रूल अगर फॉलो नहीं करते ना, कि इनका स्कूल का रूल भी वही है। अगर फर्स्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी उनको रूल को दिया जाता है कि केबी में पढ़ के ये दबे खत्म करने का क्या फायदा है? फर्स्ट हो एकदम क्लियर होते हैं बच्चे बड़े। ये जो अगर रूल ही फॉलो नहीं रखते पीडीओ सेंट्रिक है हमारा कोचिंग, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक है। मान रही हो सर, उनके मान रही हो कंफर्ट सर, को पहले देखते हैं। एज ए पेरेंट्स मैं भी बोलना आप भी चाहती उनके हूँ। लिए फोकस कर रहे हैं। जैसे फूल को पूरा पौधा रस देता है, हम सब इसलिए फूल होता है तो उसको पूरा पौधा अपनी जान दे देता है। हम भी उसी फूल के लिए, आप भी उसी मैं भी उसी फूल की बात कर रही हूँ। जैसे कीड़ा लगता है तो हमें ही गाइड करना पड़ता है। पता है कि कीड़ा अभी नहीं रहा है, ये भी तो है। वो हमने अगर फॉलो करते तो हमारे पास क्या है? क्या फायदा हमें? वो खुद कर लेगा। उस जगह मैं क्रॉस नहीं कर रही। नहीं, मैं मान की बात करती हूँ, मैं आप बोलने भी नहीं आती, लेकिन सर हर चीज़ की ये होता है। मैंने इसीलिए आपको पहले इन्फॉर्म किया था सर। में ऐसी अगर बात होगी तो आगे से ज्ञानी को अलग से वेलकम कर लूँगा। हो सकता है इससे ओवरलुक हो गया और आपको बताया ना हो इसने। चलिए आज करते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी मुझे प्रेशर, मतलब उसको तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं वो मुझे बोल रहा है कि यार इतना अगर मैं ब्लॉक हो जाता है, इतना ब्लैक हो जाता है तो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। और हर चीज़ में उसको प्रॉपर टाइमिंग देना होता है, नहीं तो फिर मुझे भेज के भी क्या फायदा? वो भी अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? कोई फायदा नहीं, उनको भी क्या इंटरेस्ट है? ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पर उनको भी लगता है कि पैसे कम टाइम से भी आ जाएंगे। जैसे हर कोचिंग सेंटर बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है। अगर बच्चा का कुछ इंटरेस्ट और पेरेंट्स जहाँ पे पीछे हो जाते हैं फिर पेरेंट्स को भी सुनना पड़ता है।
उसको बता देना क्या आज की बात नहीं सर इसकी बात उनके पैर अरे बच्चे सर सर बोले थे नीचे सर आपको बिना तो सर बिना मतलब आपको सुना समझ दिया। के समझ के सर नहीं ना, हम उनको समझ रहे थे, हम अपनी शर्ट उनके खूंटे पे टांग रहे थे, वो अपनी शर्ट मेरे खूंटे पे टांग रहे थे। तो वो वही चल रहा था, भाषा कोई किसी की नहीं समझ रहा था। सर बोले फूल को ऐसे उठाए। हमारा जो ये है ये वीडियो सेंट्रिक है भाई, हम तो सीधा बताते हैं कोचिंग जो है बच्चों को लेके चलती है, उन पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो भविष्य है, वो जैसा चाहेंगे उनकी खुशियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट्स एज नोडल इंडस्ट्री। पहला क्या है, दो चीज बताई आपको, पेट्रोलियम मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो पहली चीज क्या बताई कि इट प्रोवाइड्स फ्यूल। वाई हमने इसी को सेलेक्ट किया है, एज इट प्रोवाइड्स fuel for warming and light, fuel for heating and lightning के लिए आपको मालूम है कुछ गैस गीजर भी चले, गैस से भी पानी गर्म हो जाता है, नहीं एलपीजी सिलेंडर हाँ ऐसे होते हैं। सो ये करता है, और इसके अलावा लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, वो पाउडर होता है ना। हाँ सर लुब्रिकेंट नहीं, ऐसे जो जितने भी ऑयल्स हैं या कुछ भी आते हैं ये सब उसी से ही मिल रहा है। सर ये जो पेट्रोल ही जम भी जाता है। लुब्रिकेंट क्या? मशीनरी, मशीन ऑयल, कोई भी मशीन पड़ती है तो उसमें तेल लगाया जाता है, कभी कभी आपके व्हील में चेन में भी तेल लगाया जाता है, तो वो ऑयल जो डाले वही लुब्रिकेंट है। सर आपने कहा ना ग्रेफाइट वो बहुत हाई स्पीड रनिंग है। एंड रॉ मटेरियल, इसके अलावा क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर, इसी से अल्कोहल भी बनता है और अल्कोहल से सब मेडिसिन बनती है। पेट्रोल से। हाँ भाई, पेट्रोल का उसी लिंक की तो चीज है। अगर आप इससे इथेन बना लें, और इथेन को हमने आपको अभी कुछ दिन पहले इथेन से कैसे अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं उसका फार्मूला बता दिया था, तो उससे आप अल्कोहल बना सकते हैं। आपको जो पेपर दिया था ना, सैंपल पेपर है, तो उसमें इथेन से ही तो अल्कोहल बनाने की विधि दी थी। तो रॉ मटेरियल भी यूज होता है सारी ड्रग्स इंडस्ट्री के लिए। पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, और इतना ही नहीं, इट आल्सो एक्ट्स एज नोडल इंडस्ट्री। दूसरी चीज क्या कही गई है, इट सर नोडल इंडस्ट्री आपने बताया नहीं क्या? नोडल इंडस्ट्री का मतलब है सपोर्ट इंडस्ट्री, एज सर जितने मतलब सारे इंडस्ट्री सपोर्ट इंडस्ट्री हो गए। फिर आयरन इंडस्ट्री भी तो सपोर्ट कोई भी चीज है नोडल इंडस्ट्री। अब आयरन इंडस्ट्री किसी और चीज के लिए नोडल है, जो मशीनरीज हैं उनके लिए आयरन इंडस्ट्री नोडल इंडस्ट्री है, लेकिन आयरन इंडस्ट्री के लिए नोडल कौन सी हुई, सर बिजली, ये सब चीज जो थे वो नोडल इंडस्ट्री हुई कि नहीं, ये चीजें हैं। सर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ, क्योंकि सारी मशीनरी सब कुछ उसी से बनती है, तो बैकबोन कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक मैटर भी हो सकता है। सो नोडल इंडस्ट्री किसके लिए है, ये सपोर्ट इंडस्ट्री और सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, और इसके लिए केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि बेस केमिकल इसी से मिलेगा, प्राइमरी रिएजेंट। तो इसलिए हमारे यहाँ सेकंड सोर्स ऑफ फ्यूल ये है। 63% of Indian petroleum products is from Mumbai high, 18% from Gujarat and 16% from Assam। 63% from Mumbai high, रिलायंस की जो फैक्ट्री है, हाँ सर। मुंबई हाई, सर ओएनजीसी क्या है? और ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, सर वही है वहाँ पे जो काम करती है। और 18% वो
फ्रॉम गुजरात जो अडानी की है, ONGC। नहीं गुजरात वाली, और 16% आसाम में है। सर मैंने YouTube पे देखा तो जो ऑयल निकालते हैं ना मुंबई हाई से, और वहाँ के लोग ONGC पहले चलती थी तो कुछ सेक्टर उसका होगा, कुछ परसेंटेज जरूर होगा, अदरवाइज मेनली रिलायंस ने ले रखी है। अब देखो रिलायंस ही ले रही है रशिया से तेल और उसी को रिफाइन कर रही है, ये भी चीजें खरीद रही है। सर यहाँ पे तो सस्ता नहीं हो रहा भाव। हाँ यहाँ पे तो सिर्फ सस्ता नहीं हुआ भाव। यहाँ भाव सस्ता नहीं हो रहा सही है, बोल रहे हैं। पहले revenue 120 था, बढ़ा है। 100 का है। वो चीज वो क्यों है? सर पहले तो क्योंकि 120 वहाँ भी चला। सस्ते में ले रहे थे, यहाँ से सस्ते ले में यहाँ पर रेवेन्यू बना रहे हैं, वो बैकअप का काम करता है। जैसे आपको मालूम है बहुत सारे देश जो है डिफॉल्टर हो गए हैं, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, महंगाई दर बढ़ रही है। तो जैसे अगर हम अपना रेवेन्यू बिल्डअप करते रहेंगे तो कभी जब एक बार फिर से ऐसा होगा कि महामंदी आएगी, डेफिसिट आएगा, तो ऐसे समय में भी हम एक कांस्टेंट रखेंगे। कई कई जगह 250-400 रुपए पेट्रोल, लेकिन वो सर, क्यों है? पाकिस्तान। क्योंकि आपको मालूम है अगर हम देखें तो अर्जेंटीना में क्या हुआ, अर्जेंटीना में तेल निकाला जाता था, और तेल कौन निकालता था? उन्हें तेल निकालना भी नहीं आता था। अमेरिकन कंपनीज आई और उन्होंने तेल निकालना शुरू कर दिया, बोला हमारे यहाँ तेल निकालो, 30% तुम्हारा, 70 हमारा, जितना निकालोगे 30% हम तुमको दे देंगे, अर्जेंटीना को नहीं अमेरिका को, और 70% हमारा रहेगा। और निकालने लगे, फिर उन्होंने क्या सोचा, हम तो अब राजा हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने खूब खर्च बढ़ा दिए और बोला अब किसी को टैक्स नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सब आराम से रहो। ऐसा करने पर उन्होंने आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया, 2 रुपये कमाते हो, मान लो 10 रुपये खर्च करने का रखो, तो उन्होंने अचानक ये सब कर दिया। हाउ एवर बाद में उन्होंने देखा जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बेईमानी करनी शुरू कर दी, जो टोटल होता था ना अकाउंटिंग में घपलेबाजी, उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से और अब हम दूसरी कंपनी रख लेंगे, तुम चले जाओ। अमेरिका ने वहाँ से जाते ही बैन कर दिया कि जो इसके यहाँ जाएगा खबरदार, उस पर हम हमला कर देंगे। कोई गया भी नहीं लेने। और अर्जेंटीना में जो चाय 2 रुपए की मिलती थी, अगले दिन इन्फ्लेशन 1 लाख रुपए बढ़ गया। बैलगाड़ी में रुपए लेके जाओ तो चाय खरीदो, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। फिर ये कब हुआ? इसलिए ये करीब 20 साल पहले की बात है और आज तक वो झेल रहा। कोई फिर उसके यहाँ तेल ही निकालने नहीं गया, तेल पड़ा है आज भी, कोई निकाल ही नहीं रहा है। और फिर तुम्हारे यहाँ कोई सोर्स नहीं है, तो इसलिए ये जो बुद्धिमत्ता है, मान लो हम ले 60 में रहे हैं और बेच 110 में रहे, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जा रहा है या हमारा बिल्डअप हो रहा है। बार बार क्यों कहा जाता है हम 6 ट्रिलियन इकॉनमी बन रहा है? पहले 5वें पायदान पे पहुंचा, अब 3रे पे पहुंचा, अब मोदी कह रहे हैं हम देखो दूसरे पायदान पे पहुंच जाएंगे। अगर हमारी इकॉनमी नंबर 1 पे आ जाएगी तो ऐसे ही जो हमारी मुद्रा की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। रुपए समझ में आया ना, 1 रुपए जो $73 है वो तुरंत गिर के $40 आ जाएंगे। बोलेंगे रुपया ही सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हीं की तो इकॉनमी नंबर 1 है। बात समझ में आएगी नहीं? तो उससे इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें होता है। तो हम रशिया से तेल लेकर भी यूरोप को बेच रहे हैं, यूरोप सीधे नहीं ले सकता है, तो हमको फायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग पर्याप्त ले सकते हैं, चल रहे हैं, तो हमें और मोदी को जरूरत भी नहीं है, इतना लोगों का सपोर्ट है, तो वो क्यों उसको सस्ता करेंगे? हाँ 2024 आएगा तो 2 महीने के लिए सस्ता कर देंगे उतना ही होता है बस, और पहले इकॉनमी बढ़ाएंगे। अभी कौन सा उनको चुनाव का डर है? तो इस सरकार ये सब देखती है और नहीं, और जरा सी गड़बड़ी कर दे तो अभी क्या होता है, प्याज 100 रुपए किलो है, खट से बाहर से मंगवाती है प्याज 150 रुपए किलो और सबको 20-20 रुपए में बांटती शान से, लो 20 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा ना हो 100 ही में बिकेगा, लेना हो लो, वो नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। सब चीज़ों के दाम क्यों कंट्रोल है? गवर्नमेंट उस पर बैकअप कर देती। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो उसकी बदनामी हो, प्याज से सरकारें गिरी हैं, है ना? 100 रुपए की प्याज थी, लोकसभा चुनाव हुआ, सरकार गिर गई, 100 रुपये की प्याज से गिर जाती है। मान लो उस समय जो पॉइंट होता है लोगों के दिमाग में बस वही पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट नहीं आता, पहले का भूल जाते हैं लोग। तो वो चीज कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो कोई कुछ अभी बोल नहीं रहा है, तो मतलब महंगाई फायदेमंद है। महंगाई फायदेमंद है, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी है। ये क्या कर रहा है, लोगों का डीए धड़ाधड़ बढ़ाता चला जा रहा है, 10% लोग 15, रोटेशन में मनी है, डीए मतलब वो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो यहाँ जो सरकारी कर्मचारी 25,000 30,000 पा रहे थे, आज 80,000 पा रहे हैं।
रोज फ्रिज टीवी हमारे किराएदार ने तो 15 लाख की कल कार खरीद ली। बोला खूब पैसा मिल रहा, क्या करें, ये चीज होती है। तो पैसा होगा तो दे रहा है पैसा और दूसरी तरफ खर्च कर रहा है, तो ये होता है। नाउ व्हाट इज न्यू, हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन। दूसरी अब आगे की चीज देखें, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। सर अभी तो आपने का स्पेस पढ़ा होगा शायद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बता दूं, ठीक है। सर अब देखो कि इसीलिए श्रीलंका बैठ गया, जिसके यहाँ अगर रेवेन्यू नहीं है वो दाया वाया जरा सा होगा बैठ जाएगा, और हमारे पास रेवेन्यू है, हम तो कितना कुछ कर सकते हैं, 150 करोड़ लोगों को खिला पिला सर सकते हैं। गुजरात में भी दे नहीं ये बहुत बड़ी बात है इतना रेवेन्यू होना, तो वो चीज तो भी इंडियन इकोनॉमी तीसरे नंबर पे, तो मतलब हमारा तो रुपए तब भी उसमें होना चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर रेवेन्यू के नाम मामले में कंज्यूमर्स के नाम पर या एक्सपोर्ट के नाम पर, एक्सपोर्ट हमारे मतलब हाईएस्ट है, इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट में दूसरा इतना ऊपर क्यों उठ जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है वो। अगर रुपए की वैल्यू किसी गिर जाएगी तो नुकसान होगा इंडिया को। नहीं, रुपए की वैल्यू ठीक है, रुपए की वैल्यू अभी ऊपर उठी हुई है, लेकिन अब हमारे जो है मोस्टली 35 देशों के साथ रुपए में व्यापार हो रहा है। अब हमने डॉलर में व्यापार करना ही बंद कर दिया। तो दुनिया में क्या होता था, अमेरिका डॉलर पे व्यापार करता था, और जब वो डॉलर उसका गिरता चढ़ता था तो दुनिया एक साथ भिखमंगी हो जाती थी। तो अमेरिका का फायदा है, उसके अपने रिजर्व बैंक्स हैं, उनमें वो छाप देगा करेंसी, वो तो अपना कंट्रोल कर लेगा, दुनिया को नुकसान ज़्यादा होता था। तो अब हम लोग इस धोखेधड़ी से बचना चाहते हैं, जैसा रिसेशन महामंदी 1980 में आया था, और उसके पहले भी आ चुका है, 1930 में भी एक आया था, आप लोग हिस्ट्री की बुक में पढ़े, 2930 में जो आया था। तो वॉल स्ट्रीट का जो ग्रेट डिप्रेशन है वो उसी डॉलर की वजह से होता है। हम डॉलर पे डिपेंडेंस अपनी कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो बाइलेटरल हमारे ट्रेड हो हम रुपए में करेंगे, और जिस देश से करें हम उसकी करेंसी में करेंगे, कितना अच्छा है, दोनों को फायदा है। तो उससे क्या होगा कि एक मुद्रा के घटने से हमने भंडार लगा रखे हैं डॉलर के, हम कहेंगे लो डॉलर ही गिर गए, सब बेकार। तो हम उन डॉलर्स को धीरे धीरे निकालना चाहते हैं, और दूसरे अपनी हमारी मुद्रा बढ़े, समझ में आई बात कि नहीं, ये सभी देशों की बढ़े, तो सब लोग यही चाहते हैं। सर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वो वॉल जैसे हमारे शेयर मार्केट यहाँ अमेरिका BSE एक्सचेंज है, या ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एक्सचेंज जिसको कहते हैं, तो वैसे ही उनके यहाँ भी एक है जहाँ शेयर मार्केट का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क सर का न्यूयॉर्क बाजार में वॉल स्ट्रीट, यहाँ दलाल स्ट्रीट है, वो वॉल तो स्ट्रीट पूरे वर्ल्ड का है। न्यूयॉर्क का है, लेकिन अमेरिका। वहाँ पर अब उसमें इतना ज़्यादा लेन देन होता है, लेन देन की बात है, बहुत शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वो इसलिए उसकी कीमत है। अमेरिका में जो भी सेंसेक्स में चेंज आएगा दुनिया की व्यवस्था पर फर्क पड़ता है, आज भी क्योंकि पूरा स्पेस उसी के अंडर में है ना। तुम्हारा जो सैटेलाइट जा रहा है, तो सैटेलाइट के पीछे जो ओपेगी और पेरिगी मोटर जब निकलती है तो उसी के जनरेटिंग सैटेलाइट खाने जाते हैं उसको, नहीं तो स्पेस में कचरा हो जाए। तुम्हें किराया देना पड़ता है अपने सैटेलाइट का, उसको जो इनसेट भेजे हो ना वहाँ पे उसका किराया लेता है, इसरो जो भेज रही है उसका मतलब कचरा वचरा वो उसका वो ले लेता है अपने, वो स्पेस का, वो क्या है स्पेस का वो सिपाही है, जैसे ये नहीं होते सड़क का ट्रैफिक हवलदार, तुम्हें उससे पूछ के भेजना और उसको किराया देना, स्पेस का मालिक है। कौन US से? हाँ, कि जिससे लोगों के सैटेलाइट टकरा ना जाए, तो अब उतना कोई पहले ऑपरेट करे तब तो वैसा होना, नहीं तो किराया देते रहो ना। हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए एनर्जी रिसोर्सेस? एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरी सेक्टर, आइदर इट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, या फिर ट्रांसपोर्ट या कॉमर्शियल या डोमेस्टिक सेक्टर, कुछ भी सेक्टर होगा, एवरी सेक्टर नीड्स एनर्जी टू रन। सभी सेक्टर को एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो पूछा गया है कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए। सो नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, देयर इज अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। हमें अब, जबकि हमारा सोर्स जो 200 साल में खत्म होने वाला था पेट्रोल, अब अगले 50 साल में खत्म हो जाएगा। जिस रैपिड रेट से हम उसे यूज कर रहे हैं ना,
तो पहले ये कहा जाता था, जब हमारी हिस्ट्री की बुक थी तब हमें पढ़ाया जाता था 200 साल तक पेट्रोल रन करेगा। आज की हिस्ट्री की बुक में आ गया अब सिर्फ 50 साल रन करेगा, क्योंकि हमने अपने रफ्तार को बढ़ा दिया है। सबको डेवलपमेंट की भूख है, तो इस वजह से भारत में अब उसके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा हाइड्रोजन। हो रहा है? हाइड्रोजन। और ना वो जनरेट कर रहा है, वो वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया के लिए नहीं कर रहा है। वो इस लेवल पर कर रहा है कि वर्ल्ड को वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इसमें नितिन गडकरी ने बहुत योगदान दिया है, वो ऊर्जा और परिवहन मंत्री हैं। तो उन्होंने अब 1-2 साल में अभी इसके लिए सबमिट भी हुआ था कि आई विल क्या कहते हैं, फुलफिल द नीड इन लिeu ऑफ एनर्जी एंड इट इज क्लीन फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन से तो H2O ही बनती है, ग्रीन हाउस गैस भी नहीं बनती है। तो इसलिए हमें हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन चाहे वाटर को स्प्लिट करके करें वही किया जा सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 1% से भी कम है। सर फिर तो पानी खत्म हो जाएगा। पानी से करें या कुछ भी, कहीं ना कहीं से मीथेन को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब वो हाइड्रोजन, वाटर ही उसका एक सोर्स है, वाटर से कर सकते हैं। तो ऐसा करके लेकिन हाइड्रोजन के लिए सब बहुत बड़े बड़े टैंक चाहिए, इतने मोटी मोटी टीन की शीट चाहिए, नहीं तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे वो होता है ना 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भरना है और सिलेंडर में 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसके लिए कितनी मोटी टीन की शीट है। तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिसमें फ्यूल भरा जाएगा और उसको फिर यूज़ भी करना है, तो वो ब्लास्ट भी ना होने पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं। अभी भी इसके पहले जो सरकार थी केजरीवाल के पहले 15% हाइड्रोजन उनके CNG में मिलाई जाती थी और उनकी प्रतिबद्धता 2025 तक 20% तक कर देने की थी। तो मतलब वो धीरे धीरे CNG में ऐड कर रहे हैं। अभी पूरी तरीके से हम डिपेंडेंट नहीं हुए, लेकिन हमारे यहाँ इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। उसके पहले शीला सरकार ने भी किया था, शीला दीक्षित सरकार थी कांग्रेस की, वो 10% पे थी। शीला सरकार, वो जो 80 साल की नहीं वृद्धा थी, जो शीला दीक्षित कांग्रेस की, दिल्ली की मुख्यमंत्री, 10% किया, 15% किया, 20% करने का लक्ष्य। तो आप देखिए किस तरीके से हम अपनी डिपेंडेंसी को स्विच ओवर कर रहे हैं। हम इथेनॉल भी मिला रहे हैं पेट्रोल में, जिससे कि हमारी पेट्रोल में डिपेंडेंसी कम हो जाए। कई राज्यों में तो 40% तक इथेनॉल मिला जाए। तो फिर वो गाड़ी चल जाती है उससे? हाँ चल जाती है। तो वो क्योंकि हम केन शुगर का, हमारे यहाँ गन्ने का कटोरा है, यूपी जैसे होता नहीं है, तो ऐसे में हम उस गन्ने का क्या इस्तेमाल करें। तो हमने कहा कि हम इथेनॉल बनाएं। तो इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे पास अर्जेंट नीड, हम लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट है, हम एनर्जी। हाँ पेट्रोल महंगा है, इथेनॉल महंगा है? पेट्रोल तो महंगा ही है, इथेनॉल तो सस्ता है। इथेनॉल 2 रुपए लीटर है, बिकता भले ही 150 रुपए लीटर है बीवरेज के नाम पे, बाकी सरकार टैक्स ले लेती है। तो वो गन्ने का रस ही, गन्ने के रस को डिब्बा बंद कर दो, इथेनॉल बन गया। सड़ाना होता है ना, सड़ाना ही है। तो 10 रुपए का गन्ने का जूस पीते हो, सर कितना टाइम लगता है? यही बस बंद करके सड़ा दो 10 दिन, फिर पियो शराब। टाइम कितना लगता है? हाँ? टाइम कितना लगता है? टाइम 10-15 दिन तक बिल्कुल डब्बा बंद कर दो, बहुत से फर्मेंटेशन हो जाए, बस उसी को करो। तो इस तरीके से करते हैं। तो नाउ बहुत चीपर है सर, मतलब इस गन्ने वालों को तो गन्ने वाले बस जितना गन्ने के रस की कीमत है उतनी ही इथेनॉल की कीमत है, इतना ही समझ लो, उससे ज्यादा नहीं है। अब ये तो 10 का बेच रहा है, उसमें प्रॉफिट भी कमा रहा है। सरकार के लिए तो गन्ना लेके करने में कितना है। तो कई लोग तो गन्ने की मल्चिंग कर देते हैं अपने खेतों में, क्योंकि उनको गन्ने की जो लागत कीमत तक नहीं मिल पाती। हाँ सर, मल्चिंग का मतलब उसी पर ट्रैक्टर चलवा के उसी में ही मल्च कर दिया कि सर गन्ना कटने के क्योंकि बाद आपको ट्रैक्टर पता है- तक ले जाने का परिवहन का भी पैसा नहीं मिल पाता। सर आपको पता है जो शुगर के इंडिया इज प्रेजेंटली लीस्ट एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया लीस्ट एफिशिएंट है, यानी हमारे पास ऊर्जा की डिपेंडेंसी है। हम कभी रूस पे निर्भर हैं और कभी किस पे डिपेंडेंट है, यूएसए पे। और हमने यूएसए को सीधा सीधा बोल दिया कल से हम अर्जेंटीना से तेल लेने जा रहे हैं, तो कुछ बोलोगे नहीं। यूएसए में कहा हम क्यों बोलेंगे, हम तो खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ। इंडिया को कोई कुछ नहीं बोल सकता, सारी दुनिया को खबरदार है कि अर्जेंटीना, भी कहानी सुनाई थी ना अर्जेंटीना की, इंडिया ने वहां लगाने शुरू कर दिए अपने प्लांट। अर्जेंटीना तो भुखमरी की कगार पे ही है। तो इंडिया ने कहा कि अब तो हमारी जो नीति होगी स्वतंत्र नीति है,
हम किसी पे न चलते हैं, न रशिया पे चलेंगे, न और अमेरिका कुछ नहीं बोला। उसने बोला हाँ अपने तो ज़रूरतों को सभी पूरा करेंगे। परसों का उनके जो वो है ना विदेश मंत्री का ये बयान आया, सभी करने की जरूरत है, यदि भारत कर रहा है तो गलत क्या है। ये आप समझ लें कितनी बड़ी बात है। और हम कितने सस्ते में खरीदेंगे, रूस से हमने खरीदा, सारी दुनिया नहीं खरीद रही थी। आज हमारे ऊर्जा के भंडार भरे पड़े हैं, हम बेच रहे हैं उसको रिफाइन करके। तो आप समझ रहे हैं कि फायदा तो हो रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, बात अलग है, लेकिन फायदा मिलेगा। मतलब देश का विकास हो रहा है, यही अपने आप में बड़ी बात है। जैसे सिंगापुर में हुआ, सिंगापुर में लोगों से पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, तुमको ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए कि शक्ति, वो पैसा चाहिए। लोगों ने कहा पैसा चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए। सिंगापुर के सारे अधिकार जो सिविक अधिकार थे छीन लिए गए और उनसे जो कहा सरकार ने वो किया। वही सिंगापुर जो हमसे गरीब था, आज हम 60,000 सालाना कमाते हैं, वो 60,000 महीने कमाते हैं, वो 6 लाख महीने का कमाते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने असीमित डेमोक्रेसी दे रखी है, अननेसेसरी डेमोक्रेसी। वो जलाते हैं ट्रेनों को, यहाँ पे आग लगाते हैं, सड़कों को तोड़ते हैं। वहाँ सिविक अधिकार ऐसे नहीं है, जो चीज़ बन गई तोड़ोगे तो भरपाई करो। यहाँ तो लोग हड़ताल करके जलाते हैं सड़कों को। एक दिन कितने, 1 साल बैठे रहे दिल्ली में, रोज वहाँ पर 600 करोड़ रुपए का वो हुआ, अलग से पुल बना दिया गया, ऊपर से आ जाओ। वो किसान बैठा नहीं था, एक राकेश टिका है, कितना नुकसान कर दिया उसने। तो ऐसे होता है, एक्सप्लॉइटेशन लोग कर रहे हैं ना। अभी देखो सर, आप विवेक बिंद्रा का वीडियो देख के आया ना, ये सिंगापुर वाला। वो एक जो वो आज तक पे बोलता नहीं, सुधीर चौधरी। जी हाँ सर, वो तो डीएनए पे नहीं, हाँ उसी पर सर एनडीटीवी डीएनए छोड़ दिया ना उसने। हाँ, तो उस पे बोलता है आज तक पे वेरियस डेवलपमेंट प्लान्स रिक्वायर इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल, सो वी आर लीस्ट एफिशिएंट। और हर एक प्लान को चलाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, एनर्जी की। सो वी नीड टू कंजर्व एनर्जी। फिर से क्या बात कही जा रही है, द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिसोर्सेज। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हैज बीन स्टीडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री एज अवर पॉपुलेशन इज। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए हमको सोच समझकर ऊर्जा को इस्तेमाल करने की और उसे बचाए रखने की जरूरत है। साथ ही साथ नए ऊर्जा स्रोतों को खोजने की आवश्यकता भी है, जिससे हम राजस्थान में लगातार खोजते जा रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे सोर्स हैं बीकानेर आसपास हैं जहाँ पर रिफाइनरी लगाई जा रही है और उसको हम यूज करेंगे। सर, पचपदरा में लगाई जा रही है। पनीर दे देंगे। It is necessary to minimize its consumption. There is urgent need to develop a sustainable path of energy development to promote energy conservation and renewable energy resources. साथ ही साथ हमें उन ऊर्जा संसाधनों पर भी विचार करना चाहिए जो रिन्यूएबल हैं, जैसे कि पवन चक्की, विंड मिल, इन सब चीज़ों पर या सोलर एनर्जी पर आजकल हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और सरकार पर सिर्फ फ़ोन करो तो वो चंद घंटों में और चंद रुपयों में तुम्हारे यहाँ लगा देगी। कहेगी कि अब हाँ, वो हाइड्रो पावर प्लांट लगा ही नहीं रही, कह रही कि हम तुम्हारे छत पे लगा देंगे और तुम भी यूज़ करो और जो बाकी पैसा होगा उससे हम बेचेंगे। लोग तुम्हारी छत को वो अपने लिए यूज़ करेंगे, कहेगी तुमको फ्री और हम बेचेंगे बाकी। हाँ तो है भाई, डेली आ रहा न्यूज़पेपर में ये चीज़ है। और सर डिसएडवांटेज तो होगा ना इसका। डिसएडवांटेज है कि फिर उसके लिए अगर आप हटा नहीं सकते हो, तुम्हें छत पे कुछ बनवाना है, उसके लिए चक्कर लगाओ। फिर ऐसे सिंपली नहीं हटवा सकते, उसका पैसा वो फिर लेगी जो लेना है। और कोई डिसएडवांटेज नहीं, तुम्हारी धूप को तुम भी यूज़ करो, हम भी यूज़ करें, उसका ये कहना है। तो मतलब वो 50-50% है। तुम्हारी छत पे जितना लगाएगी ना, 50% तुमको देगी, 50% उसका। ऐसे तुम पूरा यूज़ करोगे, अपना लगाओगे, लागत उसकी 50, धूप तुम्हारी। ओके, अब जरा देखें किसी के पास और है क्या क्वेश्चन? चलो हम इसी में से आपको बताना है। नाउ सर आप समझा दीजिए सिविक्स सिविक्स का सर चैप्टर समझा दीजिए सर। हाँ, एक बार रिवाइज करो। सिविक्स में कौन सा चैप्टर बोलो? सर, फेडरलिज्म। फिर से पढ़ना। हाँ सर। और कौन कौन से आ रहे हैं? सर, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जेंडर कास्ट रिलीजन और पावर शेयरिंग। चलिए फेडरलिज्म देखते हैं। सर, चैप्टर के नाम सारे याद, बस चैप्टर नहीं आते।
सभी ऐसे हैं। फिफ्थ चैप्टर हट गया ना ना फेडरलिज्म देखो, सर एक बुक मैंने चाहिए, हाँ एक बुक। बुक ले लो। दो बुक होंगे, सर। हिंदी के इंग्लिश। कल छुट्टी है, सर कल एग्जाम खत्म हो रहा है, रिपोर्ट। क्या कल छुट्टी? हाँ चाहिए क्या? हाँ? चलो सर तो आप मुझे बायो पढ़ाएंगे, क्या बायो पढ़ा दीजिएगा आप। ना फेडरलिज्म के बारे में देखिए, सर ग्रुप में मैसेज मत भेजना। ठीक है। बस ग्रुप में मैसेज भेज दीजिएगा कि कल छुट्टी है। फेडरलिज्म इज a system of government. Federalism is a system of now आप जरा देखें कि संघीय शासन इसको कहते हैं, मालूम है कि नहीं? तो बता दे रहे हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म सर संघवाद। संघवाद, हाँ संघवाद कहते हैं। संघवाद। तो हमारा जो देश है ना वो कई राज्यों का संघ है। सो भारत क्या है? संघवाद। कई राज्यों, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ है। सो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या किया जाता है? द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जनरली तो यही है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? सेंटर एंड हाँ रिजर्व स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत में क्या है कि 75 जैसे टोटल 543 हैं, तो 543 में से 73 एससी को दी गई है और कुछ ऐसे 43 एसटी को दी गई है। तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर इन जगहों पर वो जो सर 47 या फिर 48 है ऐसे ही कुछ होगा, तो ST। जो भी होगा तो वहाँ पर वही खड़े हो सकते हैं जो एससी या एसटी हो। तो जिससे कि क्योंकि उनकी संख्या 80% से ऊपर है, तो ये कहा गया कि उन्हीं को ही ये मिलेगी, उनको रिजर्व कर दिया। वहाँ ब्राह्मण अगर चाहे भी तो उस जगह वो कभी नेता नहीं बन सकता, वो दूसरी जगह से चुनाव होगा। सर लेकिन SC SC बन सकते हैं। एससी एसटी बन सकते हैं, अभी बंद हो रहा है ना? बंद हो सकता है, ठीक है। सर कैसे? अगर मान लो बीजेपी तो अभी दोनों जगहों पर है, राज्यसभा और लोकसभा में, इसीलिए यूसीसी आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको बड़े आसानी से बहुमत मिल जाएगा। सर यूनिफॉर्म मतलब समान नागरिक संहिता कि जो 2 शादी करेगा उसके वोटिंग राइट खत्म, और 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो भी वोटिंग राइट, और उनके किसी बच्चे को सरकारी नौकरी है। सर काम पे अब यूसीसी आ जाएगा तो यही होगा, ये सब चीजें, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। अगर कोई 2 बच्चे करेगा तो किसी भी 2 से ऊपर अगर हो गए बच्चे तो फिर उनको ना तो वोटिंग सर- राइट्स ना फिर सरकारी सुविधा। सर अगर फर्स्ट टाइम सिंगल चाइल्ड हुआ, दूसरे टाइम ट्विंस हो गए तो उसकी फिर अपनी कुछ नहीं होगा। कंडीशन है, फिर शायद ना हो कुछ, हाँ सर कुछ नहीं हो सकता। वही तो। ठीक है। नाउ सो ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्टेट में डिवाइड होती है। इन सर्टेन केसेस देयर इज 3 tier सिस्टम। कहीं कहीं क्या होता है, इन सर्टेन कंट्रीज, वो सेंट्रल इंडियन जैसे कि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, यस सर like India, there is 3 tiers of government. There is 3 tier. जैसे रेलवे में टियर होती है, 3 लेयर। हाँ सर AC 3 tier, AC 2 tier, AC टियर ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, लोकल और स्टेट।
और फिर यहाँ पर दूसरा कौन सा होगा? स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। और थर्ड क्या है? लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और इसका? सीएम, इसका? एमपी, वो ठीक मेयर। है। सर मेयर इलेक्ट होता है ना? मेयर होगा, पार्षद लोग हैं, जैसे दयाराम भाटी है यहाँ के ना, उन्हें चुना है। तो सर दयाराम और भाटी सोस्ती गेट के पीछे है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वही ये सब इकट्ठा होते हैं। दयाराम भाटी, दयाराम भाटी मेयर थोड़ी। पार्षद है। पार्षद क्या होता है? पार्षद किसी अरविंद नगर से जीत गए, सेंट्रल कॉलोनी से जीत सर गए। यहाँ से तो प्रदीप बेनीवाल हाँ, जीता तो है। वो जीता होगा, वो भी चुना होगा। तो ये सब चीजें हैं। तो 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट डेलीगेट्स इट्स पावर टू ये स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स इट्स सम पावर टू लोकल अथॉरिटीज। तो इनके अंदर में कौन आते हैं? झाड़ू वाले, हाँ जो झाड़ू लगाते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। सर रोज शनिवार। अब देखो कई जगह इनिशियली द बेल्जियम वाज हैविंग यूनिटरी गवर्नमेंट, बट हाउएवर आफ्टर 1993 देवर वाज फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पर मतलब जो स्टेट्स बनी उनको भी पावर सौंपी गई। पहले यूनिटरी थी। यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर सेंटर के हाथ में केंद्रित रहती है, जैसे चाइना यूनिटरी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट को। ठीक है कि नहीं? तो वो किसी को स्टेट को पावर नहीं देता है। अब देखिए तो चाइना में दूसरी पार्टी आ नहीं सकती। दूसरी पार्टी, वन पार्टी रूल है, is a system of government in which power is divided between central authority and various constituents. It has 2 levels of government. 2 लेवल अलग अलग हैं। One level is who rules over entire country and other level is who rules in a confined या state में जो रूल करता हो। And people are knowing very well. लोग बड़े चालाक हैं। ये नहीं है कि जो कांग्रेस को दे रहा है वो कांग्रेस को दे। जब यूनियन की बात आती तो बीजेपी को जिताते हैं, और जब स्टेट की बात आती तो देखते हैं अशोक गहलोत अच्छा, और हम वसुंधरा राजे को नहीं जिताएंगे। तो वही लोग हैं, वही लोग उसको भी चुनते हैं। राजस्थान में मान लीजिए पार्षद को भी चुनेंगे वही लोग। यहाँ किसको चुनेंगे? इसके मेंबर्स कौन से होते हैं? MLA। और कौन होता है? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो एमएलए उसमें भी तो होते हैं। MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब कानून होता है, लेजिस्लेशन का मतलब। काउंसिल का सभा होता है, काउंसिल का मतलब सभा। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सर असेंबली और काउंसिल में क्या फर्क होता है? काउंसिल का मतलब है जो विद्वानों की लॉरेट की सभा होती है, उसको काउंसिल कहते हैं। तो जो काउंसिल एक ऐसी सभा होती है जिसमें लोग इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होते हैं। तो जो विधानसभा और विधान परिषद ये, हाँ, तो यहाँ पर भी कौन कौन है बताओ? सेंटर सर एमएलए, एमपी, लोकसभा राज्यसभा और सर यहाँ पे खाली एमपी है। राज्यसभा। यहाँ ठीक बात कर रहे हो, सभा। सर तो सिर्फ एमपी। तो ये लोकसभा लोअर हाउस है, हाँ, और वो अपर। राज्यसभा ऊपर। और ये अपर हाउस। इसी तरीके से इन सब में भी लोअर हाउस अपर हाउस रहेगा। सर अभी न्यू पार्लियामेंट बन रहा है ना? बन रहा है, तो लोअर हाउस में भी एमपी है, और हाँ। इसमें क्या है? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि ये सब कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो पार्लियामेंट में अगर मान लो ये बैठ रहे हैं तो ये पार्लियामेंट गोल है। यहाँ पर इनका सभापति बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा? स्पीकर। स्पीकर और उस साइड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। और उधर बैठेंगे वो एमपी सामने। अच्छा ये बताओ, सर में स्पीकर रूम मिल रहा है ना? ये जो, हाँ, ये यहाँ पर है, ये लोकसभा है क्या? लोअर हाउस लोकसभा। और यहाँ पर राज्यसभा। और पता नहीं इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है, रोज तो देखते सर हैं। श्री वेंकैया। अब इसमें क्या है बताओ? स्टेट गवर्नमेंट में, सर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में इधर अपर हाउस में कौन बैठेगा? सर अशोक गहलोत। बोलो ठीक ठीक। मतलब जैसे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है वैसे डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल, राज्यपाल होगा ना। हाँ
जैसे एक है प्रेसिडेंट, उससे नीचे कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। ऐसे जो किसी स्टेट का हेड है वो कौन है? गवर्नर। हाँ। तो डिप्टी गवर्नर, तो गवर्नर ज्यादा पावरफुल है तो सीएम डिप्टी गवर्नर। ऐसा कैसे? सर क्योंकि गवर्नर को प्राइम मिनिस्टर गवर्नर ज्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहे डिसॉल्व भी कर सकता है किसी मैटर हाँ। पर। अगर किसी पहले तो हो जाता था ऐसा, कुछ गड़बड़ हुआ उसको ये राइट है कि डिसॉल्व कर दे, जाओ फिर से चुनाव करो। सर फिर वो प्रेसिडेंट लेकिन देखने को ऐसा होता नहीं, क्योंकि जनता से चुनी हुई सरकार है। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल होता है जब ये ऐसा हो सके। तो ये क्या है बताइए? सर अगर गवर्नर यहाँ भी ऐसा स्पीकर है, तो प्रेसिडेंट रूल करने लगे। और अगर दोनों सदन मिल करके 2/3 बहुमत दे दें तो उससे महाभियोग लग सकता है। महाभियोग का मतलब क्या होगा कि इम्पीचमेंट, और उसको गवर्नर को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। दोनों सदन के 2/3 लोग बोल रहे हटाना है तो हटा सकते हैं। ये देखो, कोई अभियोग लगेगा तो हटाया जा सर सकता है। असम का गवर्नर कौन है? वो सीवी करके अभी हमें याद नहीं। सो फेडरलिज्म में हम लोगों ने देखा कि 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी शुरू में जब अंग्रेज थे तो 7 प्रोविंसेस थी, जैसे मद्रास प्रोविंस चेन्नई। अलग अलग थी कि नहीं? सर- तो उसको जो राज्य गवर्नमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट ये देखो ये बता रहे हैं, State प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब कौन सी है कि स्टेट गवर्नमेंट को दूसरा नाम क्या बताया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बोलो, लोकल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है पीयूष? सुनता ही नहीं है, ये तो दिक्कत है। बिल्कुल नहीं सुना। कैसे कर रहा है? जैसे कि कोई बेकार में मुंह में मच्छर घुस गया। हाँ, कहा रहा है इसको। ठीक है, अंडर यूनिटरी सिस्टम you can pass orders to the provincial और local government। 5 नंबर लाया है, बताओ। टेस्ट में 100 नंबर 5 ला रहा है। कैसा सर है? जाट के जो मेरे भी किसके? जाट के ये जाट के सर इसके ज्यादा दे रहा यही तो दिक्कत है। दोनों पीयूष है ना, मैंने जाट ना उसको टेक्स्ट पे जाट दिया। जाटों को हटा देना चाहिए। चलो, ठीक है। नाउ अब देखिए, अंडर द यूनिटरी सिस्टम क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल या स्टेट सर गवर्नमेंट। एक ये बार भी लिखो। सर एक बार इसके की फीचर्स दिखा दो। देखो, तुमने फेडरलिज्म देखा, हाँ। अब यूनिटरी गवर्नमेंट भी देखो। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? सर बाद में इसके की फीचर भी हाँ, लिखा है, एग्जाम में बिल्कुल। बहुत बार आते हैं। Man, unitary government in this central government is more powerful. Is सर more, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, एक ही है, बस वही है सब कुछ। ठीक है, सर्वे सर्वा, all in all, more powerful and can pass order to state government and can pass order टू स्टेट। क्या इस केस में स्टेट गवर्नमेंट इसके अंडर में होती है? हाँ यस नहीं सर नहीं सर, अंदर नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं और उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। हाँ सर टू पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फॉलो दिस। हाँ, उसको फॉलो करना पड़ता है। फेडरलिज्म कौन से 2 तरीके का होता है? सर होल्डिंग फेडरलिज्म टुगेदर और फिर कमिंग तो टुगेदर। ये 2 तरीके का है, एक है होल्डिंग 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 में इंडिया था टुगेदर और एक है कमिंग टुगेदर। अमेरिका में कैसा है? कमिंग सर Coming. कमिंग टुगेदर। कमिंग टू सर स्विट्जरलैंड से बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में Coming नहीं। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये वीकर होता है। कमिंग टुगेदर अरे वीकर बहुत ज्यादा वीकर है, मालूम है? उसमें कमिंग टुगेदर में अलग अलग स्टेट बोलते हैं हम तो आए ही हैं, हम नहीं तो यूएसए बनाया, हम ना मिले होते तो यूएसए ना बनता। वो मतलब ये डोनाल्ड जी कौन है पहले? डोनाल्ड सर, ट्रंप अभी- था, वो अभी- जीत रहा था हाँ। तो एक स्टेट ने मतलब कुछ ऐसे कराया फोर्जरी वोट, उसने उनको जिता दिया जो बाइडेन, और कोई कुछ नहीं करता। मतलब इतना हमारे करता। स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। उनके अपने इलेक्शन कमीशंस होते हैं, वो जिसको चाहे उसको जिता दें। एक स्टेट ने गड़बड़ी कर दी, जनता ने कितना विरोध किया, देखा नहीं था? सब सड़क वाले निकाले, हमने तो इन्हें वोट ही नहीं दिया था, ये कैसे जीत गए? कुछ नहीं कोई करता।
और जबकि होल्डिंग टुगेदर में सिंगल इलेक्शन कमीशन होगा। और भारत ने अपने अंदर लाइन खींच खींच के राज्य बनाए, वो राज्य तो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। तो जब यहाँ के सब लीडर्स बैठे बोले नहीं हमें राज्य बनाना चाहिए, कैसा राज्य बनाना चाहिए, लिंगुअल के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, तो ऐसे लाइनें खींची गई। और क्या होना चाहिए, टोपोग्राफी के बेसिस पर, एक राज्य को दूसरा राज्य या तो नदी अलग कर रही हो या पहाड़ अलग कर रहा हो, ये सब मिलाया गया तब जाके बना। तो हम लोगों के यहाँ जो बना है वो कैसा है इंडिया में, और भी कोई है? हाँ सर, स्पेन है, बेल्जियम है, बेल्जियम सर श्रीलंका, पाकिस्तान, ये चीज सर थाईलैंड, पाकिस्तान इसी तरीके से है। ठीक है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसकी संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? पावर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहता है। there are 2 or more levels of tiers of government. 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, लेवल्स, ठीक है। सर इंडिया में 3 लेवल है ना? हाँ, और ये राजीव गांधी का सपना था जो बाद में पूरा किया गया। सर वो पंचायती राज बना हाँ, 1992 सर 1982 सर 1982 था। अब ये देखो, मतलब कोई पार्षद होगा तो वो अपने जगह का विकास कराएगा, उससे हम सीधा जाके बोल देते हैं कि ये वाली सड़क बनवाओ, बनवाता सही से। M1992 में होता है। अब हम लोग सीधा कितना पार्षद के करीब हैं, हर गली में एक पार्षद है, उसको 5 करोड़ रुपए मिला है, और अलग से जाके बोल सकते हर गली हैं। में, हैं? हर गली में। हर गली नहीं तो 3 गली में तो एक है ही है। पार्षद क्या होता है? पार्षद वार्ड, जो वार्ड मेंबर, दयाराम पट्टी। वार्ड मेंबर होता है ना, 3-3 मोहल्ले में एक, हाँ, समझ गया। तो उसको कुछ भी बोलो करवा देता है, कुछ भी बोलो करवा देता है, ऐसा है। उसको हम लोग तो ये भी बोल देते हैं हमारा वोटर आईडी बनवा, तो भी बनवा। डिफरेंट लेवल्स और टियर्स गवर्न द सेम सिटीजन, डिफरेंट लेवल्स और टियर्स। तो मतलब हम हैं, हमको कौन कौन गवर्न कर रहा है? हमको पार्षद भी गवर्न कर रहा है, हमको स्टेट का एमएलए भी गवर्न कर रहा है, सेंट्रल एंड हमको जो है एमपी भी गवर्न करना है। सो वी आर गवर्नड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो सेम सिटीजन इज गवर्नड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नड मतलब गवर्नड मतलब गवर्नड बाय, हम किसके द्वारा शासित हो रहे हैं, हम पर कोई शासन कर रहा है, जिसका शासन है वही तो हम पे भी शासन कर रहा है, उसके रूल्स हमें लागू मानने पड़ेंगे। वी आर अबाइडेड बाय दोज रूल्स, ठीक है। सो सेम सिटीजन्स आर गवर्नड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। So different tier of government have their own jurisdiction. अगर कोई भ्रष्ट नहीं है तो वो अपने आप में राजा है, अशोक गहलोत। उसको सीबीआई पे पकड़ में ना आए तो जो चाहे करवा ले, राज्य को बेच दे। इतना तक, मतलब कुछ गलत ना करे। जिसको चाहे चाइना वालों को बुलाए कि हमसे व्यापार करो, और यूपी वाले तो बुलाते हैं, योगी आदित्यनाथ सब पूरे विश्व के लोगों को बुलाता है, आओ व्यापार करो। कोई कुछ नहीं कर सकता, हम व्यापार करा रहे अपने। पहले मोदी जब यहाँ था तो मोदी अलग अलग जा जाके जगह भी जाता था, बुलाता भी था। गुजरात को ऐसे ही तो टाटा देखिए। इंडस्ट्री खुला तो ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, सबके अपने अपने क्षेत्राधिकार हैं। सर कौन किसी की मम्मी होंगी। इट्स सर आपको परेशान करते हैं ना। ज्यूरिसडिक्शन। हमने कहा क्यों इतना उसको भेजे इधर, कहते वो पियानी को पियानो सीखना है, सिखाओ। सर तो गवर्नमेंट ट्यूशन किस लिए भेजते हो? तो यहाँ पे सिखाएंगे कैसे? कहते वो सीखने जाती है पियानो, पियानी नाम है। नाम उसका पियानी है, उन्हें इसीलिए रखा है कि पियानो सीखे। इन ऑर्डर, हाँ, in order to change the fundamental provisions of constitution, the consent of both the level is required। यानी हम जो संविधान के फंडामेंटल मौलिक अधिकार है ना,
फंडामेंटल प्रोविजन है संघ, मतलब उसका जो संघात्मक ढांचा है, द स्केलेटन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज सोलली आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द कंसेंट ऑफ बोथ इज नीडेड। आपको कितनी मेहनत लगी थी, आपको मालूम है जीएसटी लागू करने में? हम लोग रोज समाचार देखते थे, अरे गुजरात ने भी पास कर दिया, अरे असम ने भी पास कर दिया, रोज देखते थे कि नहीं समाचार? तब पता चला कि हाँ अब सभी राज्यों ने पास किया, तब जीएसटी को मिल गया। सर जीएसटी फायदा क्या है, उधर रेट बढ़ा सर फुल फॉर्म क्या है? बढ़ाए जो करे तो मतलब Good service वो है, good services। जी गुड सर्विसेज टैक्स है, टैक्स जो गुड्स भी एंड सर्विसेज। टैक्स, तो वो जो भी है, लेकिन jurisdiction का मतलब बताओ। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि हर लेवल के अपने क्षेत्राधिकार है। जैसे ये कहे कि ये नाइट क्यों पहन के आए हो, इसकी जगह रेनबो आ रहे हैं, बोलोगे इट इज माय ज्यूरिस्डिक्शन, ये मेरा क्षेत्राधिकारी, यू कैन नॉट टेल लाइक दिस, मेरे क्षेत्र में जो पहन के आए। लीगल अथॉरिटी ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर तुम्हें कोई तुम पर बोल नहीं सकता या उंगली नहीं उठा आसान वर्ड नहीं है जो सकता। यू आर हैविंग, ठीक है, योर ओन राइट्स एंड नोबडी एल्स हैज ए राइट टू पॉइंट यू आउट। तो वो चीज क्या कहोगे, इट इज नॉट कमिंग अंडर योर ज्यूरिस्डिक्शन। जैसे वो बोले कि मंत्री आके बोले किसी पुलिस को कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करो, इट इज नॉट योर ज्यूरिस्डिक्शन, माय कमांडर विल कम एंड टेल दैट हाउ आई हैव टू परफॉर्म ड्यूटी, हु आर यू टू टेल इट? हमारा कमांडर बोलेगा, या मिलिट्री वाले को कोई बोले प्रधानमंत्री की शो क्यों रहा, नॉट योर ज्यूरिस्डिक्शन, माय हवलदार विल टेल। ठीक है कि नहीं? तो सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है कि नहीं? जज को कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो अपने अपने जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो इंडिपेंडेंटली उनके अपने अपने राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं, वो अपना करेंगे, एंजॉय करते हैं। सर इसमें तो लिखा है एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि जैसे भारत की अपनी सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, तो वॉट एवर आर द मैटर्स ऑफ इंडिया should be solved by its representative, and it is not the jurisdiction of Pakistan. Who is he to tell how we should rule or how we should behave? तो जो हमारी टोपोग्राफी है, क्या वो उनके अधिकार क्षेत्र में आती है? उस पर क्या वो भी बोल सकते हैं? तो उसी तरीके से ये तुमको नहीं बोल सकता तुम हरा कपड़ा क्यों पहने हुए हो, बोल सकता है क्या? बोल सकते हो हरा क्या है, तो हरा कपड़ा पहने। Now in order to change the fundamental provision, in order, सर आपको पता है शिवम का एक्सीडेंट हो गया क्या? ठीक है सर, शिवम साइकिल के आगे बैठा था तो पाँव अंदर चला गया और फिर साइकिल पीछे से हो गई और फिर पाँव पूरा मुड़ गया, फिर एक अंकल घर छोड़ उसकी गया। इंटरनेट रेटिंग हुई है। ऐसा भी होगा। बट की बात क्या करेगा? प्रवीण के आगे बैठा तो पता कैसे लगा? कोई बताता थोड़ी कि किसने किसकी साइकिल गिराई है। The provision fundamental, in order to change the fundamental provision, लोग एक दूसरे की साइकिल पे कैंची मारते हैं, हमने देखा है। क्या? वो चल रहा तो इधर से कैंची मार दी, वो गिर जाएगा, कैंची मारोगे तो गिरेगा नहीं। सर क्या? जैसे वो जा रहा है, साइकिल आगे चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसने इसको भेड़ के निकल गया, कैंची मारी। अच्छा वैसा अरे कट नहीं, टच के भेड़ दिया उस पे, तिरछा भेड़ पे वो गिर जाएगा और फिर तुम निकल जाओ। So in order to change the fundamental साइकिल चल रही है provisions अच्छा डंडा चलती साइकिल of पलट जाएगा। constitution, जैसे सोच नहीं होता मैंने हैंडल कर consent of both tier of government is needed. थर्ड टियर की तो परमिशन नहीं चाहिए, वो झाड़ू लगाता है। सड़क भी बनवाने का काम उसका, उससे बोल दो सड़क बनवा दो, पार्क बनवा दो, सब करवा देते हैं यार। यहाँ ये एक मेज लगा, कुर्सी लगा, तो ये सब उसके अंदर में आता है। सर कौन जी नजर डाल दे रहे हो? हाँ?
कहीं का भी है, हम लोगों के क्षेत्र का है। कनाडा तो इतना बड़ा है। हाँ? और सबको फोन नंबर दिए, ग्रुप बनाया, एक ग्रुप उसने डेवलप किया, उसमें मैसेज देता रहेगा आज पानी आएगा नहीं आएगा। सर आप भी हो? सर फेडरल सिस्टम क्या होता है? हाँ? फेडरल फेडरल सिस्टम का मतलब है संघवाद। जब तुम्हारी रिपब्लिक डे परेड निकलती है तो जो तुम्हारे यहाँ के 28 राज्य हैं सबकी एक एक रथ निकलती है, चैरियट, तो वो दिखाती है वहाँ की झांकी, ये दिखाते हैं ये हम सब लोगों का संघ है, भारत इन राज्यों का संघ है। तो हम ये दिखाते हैं हमारी डाइवर्सिटी देखो, बुला बुला के हम यहाँ ओबामा को दिखा रहे थे, चकित हो रहा था ऐसा भी भारत में है। अगली रथ निकली वो और चकित हो गया। मोदी दिखाते रहे देखो ये यहाँ की वेशभूषा, सर, ओबामा ये आया वहाँ की वेशभूषा है। तो आप समझिए कि हम यहाँ की डाइवर्सिटी उसको दिखा रहे हैं। वो तो कहता है हम पूरे यूरोप घूमा है, हमको सभी जगह वही बर्गर मिला, अब तुम्हारे यहाँ इतने से देश में इतना सारा कुछ। ये बात चेकोस्लोवाकिया के व्यक्ति से हम चेक से मिले, चेक और स्लोवाकिया भी अलग अलग है, पहले एक थे, तो उसने कहा पूरे यूरोप घूम जाओ एक जैसा टेस्ट है। अब भारत में आने पे गुजरात में अलग खाना और यहाँ अलग खाना, तुम यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना खाओ। कहता है तो हम तो यहाँ पर 3 बार नौकरी छोड़े, 3 बार बीवी छोड़े कि हमें घूमना ही घूमना है भारत, नौकरी भी छोड़ दिया। अब बोला यहाँ पर अभी मैं 15 दिन से ब्रेड जाम खा रहा हूँ और पहाड़ों पे घूमने जाता हूँ, कश्मीर में मिला। कह रहा मिनिमम खाने पे मिनिमम खर्च करते हैं, खाने पे मिनिमम खर्च करते हैं, होटल पे मिनिमम, घूमने पे मैक्सिमम। ये सही है। बीवी छोड़ दी 3 हाँ, उसने कहा कि उनके यहाँ कुछ वो एथीस्ट होते हैं, धर्म वर्म नहीं होता है, ऐसे साथ रहने लगते हैं, फिर हाँ लिव नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया में यही है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तब भी वो शादी करने की नहीं सोचते, पाल लेते हैं 16 साल के बाद सर बच्चा। रोनाल्डो के भी इतने बच्चे उसने शादी नहीं करी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का ये रिवाज है, 3 बच्चे हैं। 16 साल का लड़का बच्चा हो जाए वो अपना अलग रहने लगेगा, उसको छोड़ दो, और माँ बाप को शादी करने की जल्दी होती ही नहीं। कई बच्चे हो जाने के बाद फिर कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं, या तो नहीं भी करते और वहाँ उसे बुरा नहीं माना जाता। बच्चे चुनाव में शादी करें। नाइस एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा है वहाँ पे। आपके ऊपर तो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के समय में ऐसा होता था कि सब कांग्रेस की सरकारें थी, अभी भी होता था कि मतलब राजीव गांधी गए थे आंध्र प्रदेश, उन्होंने 17 कैबिनेट मिनिस्टर जहाज के पास स्वागत के लिए भेजे थे। सोनिया गांधी ने बोला सिर्फ 17 कैबिनेट मिनिस्टर, तुम्हारे पास 33 थे, बाकी कहाँ हट गए, सबको वहां खड़ा होना चाहिए, और उसने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो ये कोई डेमोक्रेसी है बोलो? तो आप समझो, जबकि सोनिया गांधी कुछ नहीं है, एक तरीके से एक पार्टी की अध्यक्षा है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में खुलेआम होता था। गवर्नर भी उनके, चीफ मिनिस्टर भी उनके, चाहे जब गवर्नर बदलने, मतलब पूरी पावर उनकी थी, सब कुछ उनके हाथ में था। जिसको चाहे मोरारजी देसाई के पास गए, ये आपातकाल साइन करो, और साइन करवा लिया उनसे आपातकाल। और सब बीजेपी के लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको उन्होंने एक दिन पहले बोला था कि ऐसे नहीं चलेगा ये जो कर रहे हैं, सबको अंदर करवा लिया। तो यही तो इमरजेंसी ना। बिहारी वाजपेयी कब से बीजेपी में, कब से है? बीजेपी में उस समय थे, इंदिरा गांधी के समय में थे, और फिर हार गए थे ना, 3 साल उनकी सरकार चली थी, फिर वो हटा दिया। इंदिरा गांधी के समय में तो कभी भी नहीं बनी, लेकिन बाद में बनी। हाँ। और जब इंदिरा गांधी मरी हुई तब भी लोगों ने कहा इंदिरा गांधी की अंतिम इच्छा अटल बिहारी चलावे रिक्शा, मतलब ये चुनाव प्रचार का स्लोगन बना। इंदिरा जी की अंतिम इच्छा बिहारी अटल वाजपेयी तो कांग्रेस में थे। हाँ? अटल बिहारी वाजपेयी शुरू से जनसंघ में थे, शुरू में 2 लोग ही थे जनसंघ में, आज पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन उनको भी उन्होंने क्या किया, वो जो लोहिया थे ना, राम मनोहर लोहिया, उनकी उससे वो प्रेरित थे, और ये इन्होंने जनसंघ बनाया, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी बना जनसंघ से। तो ये कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे, लेकिन फिर उसके बाद तो जो भी हुआ आप देख रहे हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, गारंटीड होती है। जैसे आपने देखा इनके 2 लड़के थे, कौन लड़के थे इंदिरा गांधी के? राहुल गांधी नहीं थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी ने जयपुर की राजकुमारी के कंधे पे हाथ रख दिया, बदतमीजी की, तो उसने कहा कि ऐसा आप कैसे कर रहे हैं, उसी टाइम पे कुछ बोल दिया, डांट दिया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं। वो संजय गांधी वापस चला गया, और वहां से उसने भेजी सेना, इनका महल पूरा तोड़वाया, बोला तुम्हारी महल के नीचे सोना दबा है, और फिर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया, 7 दिन सोना भर भर के आया दिल्ली। और वो कहाँ गया पता नहीं।
और इस तरीके से फिर वही संजय गांधी ने थप्पड़ मार दिया इंदिरा गांधी को सबके मर सामने। गया था। फिर इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को मरवाया, क्या अपने बेटे को। सर तो ऐसे पता कैसे चला कि उसने ही अपने बेटे को हैं? पता वो सब पता चल जाता है कि मतलब चीज़ें पता चल जाती हैं। वो बाद में बताया गया, लिखा गया कि ऐसे ऐसे हुआ, जिस हेलीकॉप्टर में वो बैठा था उस पायलट ने बताया कि इसका ऐसे ऐसे लूज करवाया गया हमसे नेट। पायलट कैसे बच गया? और पायलटों से, उसी से थोड़ी, जिसको भेजेंगे उसी से करवाएंगे। उसको बेचारे को बताएंगे कि बम लगा है। ऐसे कोई नहीं करेगा। मतलब बहुत मार फोर्जरी बहुत है इन सब इंदिरा चीज़ों गांधी को भी उसके बॉडीगार्ड ने मारा था। में। हाँ वो पंजाबी था। हाँ पंजाबी। उसने वो मस्जिद में नहीं क्या तो गुरुद्वारे में सोमनाथ घुसा क्यों दिया। क्यों नहीं, गुरुद्वारा। हाँ, सर, very इंदिरा गांधी को क्यों मारा? आ गया वो गोल्डन टेम्पल है। पहले उन्होंने वहाँ पर क्या किया, पंजाब में टेररिस्ट को सपोर्ट किया कि तुम वहाँ के जो लोकल अकाली दल है ना उनको हराने के लिए उसने भिंडार वाले का सपोर्ट किया कि तुमको हम हथियार दे रहे हैं और अकाली दल को दबा के रखो। किसने? इंदिरा गांधी ने। अकाली दल क्या? अकाली दल का मतलब है अकाल तख्त का वो राजा था। वो जो अमृतसर का मंदिर जो होता है ना, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, उसका जो मेन होता है हेड, तो उसका जो हेड होता है वही पंजाब में ज्यादातर उसी का शासन चलता था। ये सोचते थे कि कांग्रेस आ जाए, तो अकाल इन्होंने भिंडार वाले को ये सब करा। खालिस्तान मतलब खालिस्तानी समर्थक थे। तो वो लोग इतने डोमिनेट कर गए एक टाइम पे कि वो हथियार लेके सड़कों पे लहराते घूमने हाँ सर, लगे। वो नीले रंग की ड्रेस तो पहने फिर थे, वो खालिस्तानी और इंदिरा गांधी की भी बात नहीं मानते थे। तो इंदिरा गांधी, और ये गोल्डन टेम्पल में सब रहते थे, तो इंदिरा गांधी ने एक तरफ से ब्लू स्टार ऑपरेशन करवाया और बोला सैनिकों से तुम गोली खाते जाना, हथियार न चलाना और अंदर चलते चले जाओ, और जब वहाँ पहुँच जाना फिर जो उसका मर्जी वो करना। बहुत सारे हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए, कई दिनों तक पानी बंद किया गया, बिजली बंद की गई। फिर अंदर जब वो गोली मार रहे थे, ये सेना गोली खा रही थी, फिर अंत में जाकर के उनको क्या किया, पकड़ लिया सारे उन वालों को। अब वो खालिस्तानी भाग गए कनाडा। अब वो जो आपने ये जो सिद्धू मरा है ना, कौन सा सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाला, उन्होंने ही मारा है। तो ऐसा नहीं कि उनकी पावर कम हो गई। और कनाडा गवर्नमेंट उनको क्या कर रही, प्रायोजित कर रही, स्पॉन्सर कर रही कि भारत में तुम अपघटन करो। इसलिए कनाडा से हमारी बनती नहीं। तो मतलब बहुत सारे सरदार कनाडा जाते भी हैं, लेकिन वो लोग भी कनाडा चले गए। आसानी से कनाडा जाया जा सकता है, वहाँ पर 50% सरदार हैं। लेकिन हमारी कनाडा से नहीं बनती क्योंकि वो अलगाववाद का समर्थन करते हैं। सही बात। वो सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी था। सिद्धू मूसेवाला खुद भी खालिस्तानी समर्थक, प्रमोट करता था। हाँ, नहीं। और उसको जिसने मारा वो भी खालिस्तानी समर्थक। हाँ, वो लॉरेंस तो इस तरीके से तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हो धरपकड़ हो रही है ना, ये कि पंजाब सर में, लॉरेंस बिश्नोई के भाई को कोर्ट पंजाब में एनआईए की धरपकड़ हो रही है क्योंकि वहाँ जो सरकार आ गई वो भी खालिस्तान समर्थक है। हाँ, वो वहाँ के पुलिस वालों ने बोल दिया हिंदुओं तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारी जान की गारंटी नहीं है। पुलिस ऐसे बोल रही है क्योंकि वो आपकी पुलिस है, पुलिस है तो अच्छी ना बता रही है। मतलब आम आदमी पार्टी की पुलिस है ना वो, क्या बात। तो फिर ऐसे बोल रही है। ऑनलाइन अब क्लास। इसमें क्या है, यहाँ पर the existence and authority of each level of government, the existence सर फिर and authority of each level of government। ऐसे कोई किसी को ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा स्टेट गया जज कर लिया, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट जैसे आप सोचो कि कश्मीर में हो गया है ऐसा हर जगह हो जाएगा, धारा 370 लगी, वैसा नहीं है। ठीक है, सो वो आर्टिकल 371 हटा दिया गया ना, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। कोई किसी राज्य का विलय नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। संविधान में सबको अधिकार है क्योंकि हर राज्य की संस्कृति अलग अलग है। तो इसके बाद कोर्ट्स है द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने देखा था कावेरी जल विवाद हुआ था, हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक गए थे पानी के लिए, तो किसने निर्णय लिया था? कोर्ट ने। सो एनी डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट इज टू बी रिजॉल्व्ड बाय कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। Court has the power to interpret, ठीक है,
the constitution and the powers of different levels of government. The constitution and the powers, जैसे ये भी बात आई थी टीकाकरण की, तो अब ये नया था, बोले जो नया मैटर आएगा तो नया मैटर किसके पास जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मोदी बोले कि सरकारों से तुम टीका लगाओ, सरकारों ने बोली हम कहाँ से टीका लगाए, राज्य सरकार हमारे पास कोई अनुसंधान क्षेत्र है क्या, हम कहाँ से रिसर्च करेंगे, तुम टीका लगाओ। दोनों पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी से तुम टीका लगाओ, तो सारा उन्हीं के ऊपर आ गया। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि घपलेबाजी नहीं हो सकती है, फिर बोला फिर सारा इनके ऊपर आया मैटर, तो टीके लगे। तो एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि नए नए मैटर आते जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो क्राइम हो रहे हैं वो इंटरनेट क्राइम का क्या नाम दिया जाता है, साइबर क्राइम, तो वो भी उसमें दोनों का संयुक्त प्रयास जरूरी है, राज्य सरकार का भी और इनका, दोनों के पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लोकल नॉलेज रहती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ईच लेवल इज इंश्योर्ड, इनको भी ऑटोनॉमस बना दिया गया थर्ड लेवल को, नहीं तो पहले सारा पैसा स्टेट वाले रखते थे, अब लोकल को भी देना पड़ेगा। तो कभी राज्य सरकारें नहीं चाहती थी लोकल गवर्नमेंट बने, लेकिन उनकी ऑटोनॉमी है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ईच लेवल इज इंश्योर्ड। सर ऑटोनॉमी स्वायत्तता, स्वायत्तता सर इंटरप्रेट मतलब ऑफ ईच लेवल, सर इंटरप्रेट मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी जो किसी पर आधारित नहीं है। ऑटोनॉमस बॉडी समझते हो, जिस पर किसी का अधिकार नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बॉडी होती है, जैसे आप समझते हो कि ऐसी होती हैं कि बहुत सारी, जैसे महिला आयोग, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं इंडिपेंडेंट, जो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं होते हैं। सो नॉन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो ऐसे एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो स्वायत्त है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जो करें। तो इज इंश्योर्ड, सबको पैसा मिलेगा, सरपंच तक को पैसा मिलता है। फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल सिस्टम बहुत जरूरी है, इसकी वजह से ही तो एनरिच होती है हमारी डाइवर्सिटी, इंक्लूड होती है। अलग अलग मुख्यमंत्री अपने यहाँ अलग अलग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एज डुअल ऑब्जेक्टिव, लोगों को अपनी मनपसंद सरकार भी मिल जाती है। इसीलिए तो आज क्यों श्रीलंका कह रहा है कि भारत में विलय हो जाओ, पाकिस्तान क्यों कह रहा है? कह रहा है इनके यहाँ तो राज्य सरकारें आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं और हमको वहाँ की सेना की सुरक्षा मिल जाएगी, तो आसपास के देश फिर से विलय होना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ पर बलूचिस्तान ने उनके सबसे बड़े तेल भंडार में कलाग लगा दी। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भारत में विलय करो, उससे कम में हम कुछ नहीं चाहते। श्रीलंका से भी आवाज़ उठती रही है, बांग्लादेश से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली है वहाँ के प्रधानमंत्री से, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन भी नहीं करना है अपने स्टेट का, वो तो सेना करेगी। तो इसलिए फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, टू प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, यूनिटी ऑफ सर मतलब वापस अखंड भारत बनेगा। देख लो, एक बाल्टी साफ पानी और एक मग्गा कीचड़ है, तो दोनों को मिलाओगे तो साफ ही पानी गंदा होगा, कीचड़ नहीं गंदा होगा। तुम सोचो कि पाकिस्तान को फिर से मिला लिया जाए, तो वो समझो कीचड़ है और ये इसमें साफ पानी है, नुकसान हो जाएगा। नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम। ठीक है। एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, उसकी पहले सफाई करो, उसका कैंसर मिटाओ। अभी देखा नहीं था, आधी जनसंख्या वहां निकल आई थी तलवार लेके, शिया शिया काफिर शिया, सुन्नी सब निकला, बोले शिया को मारेंगे। सर मुस्लिम नहीं होते हैं। आपसी में लड़ रहे हैं तो क्या करोगे?
ठीक है, एकोमोडेट। सर लेकिन चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान पे कब्जा करने वाला है। अरे कर्जा दे ऐसे कर नहीं सकता ना, पीओके पे आएगा तो हम लोग भी हैं। पीओके में जहाँ वो है वो निचले इलाके में, हम आज भी चाहें तो उसके बनाए हुए वो जो सीपेक है ना उसकी तोड़ फोड़ कर दें। सीपेक क्या है? मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, ओ हाँ, उसको हम लोग क्या करें, ऊपर से बम गिराएं, उनका रास्ता ही टूट जाए। वो तो लिहाज कर रहे हैं, लेकिन युद्ध होगा तो उसे तोड़ दिया जाएगा। इतना टॉलरेट क्यों कर रहे हैं इंडिया वाले? ये पता नहीं चल पा रहा है क्यों कर रहे हैं, सर, क्योंकि ये बहुत चाइना वीक होता जा रहा है अभी, इसलिए क्योंकि चाइना में गृह युद्ध शुरू हो गया है। शुरू में भी आपने देखा कि इनकी जो नो कोरोना पॉलिसी थी ना, उसने लोगों को लॉकडाउन कर दिया, लोग घरों में मरने लग गए, और जो उनको गुपचुप तरीके से जलाया गया, सैटेलाइट से जो तस्वीर ली गई, सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल चाइना के ऊपर ही। जब लोग मरते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उस सल्फर डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करने से पता चला 20 लाख लोगों को जलाया, 20 लाख। और जिसको वो बोलता रहता था हमारे यहाँ तो 200, हमारे 300, जो सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल मिला उससे पता चला 20 लाख लोग जलाए गए। अब आज भी वहाँ पर जो हम लोग देखते नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए। एक हमने पिछली बार आपको बताया था कि कौन सा गाना था, हाँ कौन सा था सर, अरे वो कुछ था सर, वो सर, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, वो गाना वहाँ के लोग गा रहे हैं। जिम्मी जिम्मी का मतलब है चावल दो चावल दो। तो वहाँ के वो लोग कहते हैं हमें कोरोना नहीं चाहिए, हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, चावल चाहिए। तो लोग भूखे हैं, सारी कंपनियां वहाँ छोड़ के आ रही हैं, और तुम दूसरे कंपनी एप्पल वालों को बंद करिए पड़े हो वहाँ पर। सर एप्पल भी छोड़ के आ रही है, सब इंडिया आ रही है, सब क्या करेंगे? बाहर की कंपनियों तक को तुमने लॉकडाउन में रख दिया। तो लोग में अब क्या हो रहा है, आई वांट डेमोक्रेसी, सीधी सी बात है। तो चाइना में भी तो इस तरीके के कंफ्लिक्ट को दूसरे देश मजा लेके देखते हैं मतलब देखें क्या होता है। हो सकता है आधा नुकसान उसी की जनता कर रहे हैं। अभी वो यहाँ पे एजेंट भेज रहा था, जो यहाँ लिबरल्स है ना, वो चाइना के एजेंट ही तो हैं। राहुल गांधी वहां पर जाते थे चाय पीने, वहां से रुपया पैसा लेके आते थे, मिलियंस, तो सब कुछ होता था। यहाँ का जो थोरियम का भंडार था वो मतलब कितने मिलियन करोड़ का था, उसको बालू बोल के बेच दिया चाइना। थोरियम क्या था? थोरियम मतलब न्यूक्लियर का, जो हम यूरेनियम से लेते हैं ना ऑस्ट्रेलिया से, तो ऐसे थोरियम के हमारे जो भंडार मिले उसको बेच दिया, ये बालू है, हम 2 रुपए किलो बेचते। ऐसे भ्रष्ट नेता होते। इसलिए यहाँ डीआरडीओ को पैसा नहीं दिया कि हम बाहर से खरीदते रहेंगे तो हमारा कमीशन बनता रहेगा। आज डीआरडीओ बना रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको, वो शुरू में बोलते रहे, उनको डांट दिया गया। आप समझिए कि जो विक्रांत हमारा सबसे बड़ा शिप है ना, हाँ। उस पे वो पार्टी करने जाते हैं 15-15 दिन तक, और वहां पर सी शोर से हटा के पार्टी पे ले आइलैंड, और वहां उनका जो नेवल अफसर जो कमांडर है वो चाय के ट्रे लिए खड़ा है, और राजीव गांधी और उनके दोनों छोटे बच्चे राहुल गांधी। मतलब कि देश की सुरक्षा के साथ कैसी मौकरी होती। तो ऐसे लोग फिर तो उनको देश की क्या चिंता है? मतलब सबसे बड़ी राष्ट्रवाद होना चाहिए ना, राष्ट्र जिसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है कि राष्ट्र के लिए हमें मरना है, फिर वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आइडियल फेडरल सिस्टम के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ लिव टुगेदर। यानी फेडरल सिस्टम क्या है? अगर फेडरल सिस्टम में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको किसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री को किसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो पहले अमरिंदर सिंह थे वो कांग्रेस के थे, उन्होंने खुले ब्रिज पे प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक दी थी बीच में, रोक दी थी। जब फिर अमरिंदर आए तो उनको 2 घंटा रोका उस पर कि अभी प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते। दिल्ली में जब आए थे तो प्रधानमंत्री ने बदला ले लिया, अभी रुके रहो सर। लेकिन ऐसे रोकना भी बात नहीं नहीं। सर, तो प्राइम हम मिनिस्टर एक दूसरे को, जब प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री चाह रहा है तो उसको ऑनर मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ऑनर नहीं देती, वो उठ के चली जाती है।
तो उठ के चली जाती हैं। उन्हीं के अकाल हुआ है, उन्हीं क्या प्रधानमंत्री जा रहा है पूछने क्या है, वो खुद की उठ कर चली गई। 10,000 करोड़ रुपए भी दिए थे। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर कोई सहायता नहीं मिलेगी उनको। ये चीज तो आइडियल फेडरल सिस्टम किस चीज पर निर्भर करता है? म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? दैट इज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अगर मान लो कोई स्टेट ऐसा आ जाए, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर वाली बात है, तभी तो पंजाब हमारे साथ है। खालिस्तानी चले जाएंगे, लेकिन पंजाबी तो कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि उनका गुड फेट इंडिया के साथ। श्रीनगर वाले लोग क्यों भारत के साथ अब खुश हैं आर्टिकल हटने पर? क्योंकि जानते हैं एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मालूम है उनको भी साथ में रहना है, ठीक है कि नहीं। और बगल में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है कि उनके साथ वहाँ उन्हें मुजाहिर कहा जा रहा है। मुजाहिर का मतलब सेकंड सिटीजन। तुम्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं, तुम तो मुजाहिर हो दूसरे देश के। तो वो चीज सर उनके लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब उनके अपना जो पाकिस्तान है ना, उसका उस पीएम है, पीओके का भी एक अलग पीएम है, लेकिन उस पीओके के पीएम की भी कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। मतलब वो समझो वो गैरी बाल्डी है विक्टर इमैनुअल का, ऐसा समझो, जूते पहनाने वाला। तो ऐसा होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू व्हिच फेडरलिज्म हैज बीन फॉर्म, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड अदर इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। नाउ कुछ चीजें हैं जैसे इन्होंने ठीक बताया, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एंड इंडिया, बेल्जियम और स्पेन में क्या है? सर इसका मतलब क्या होता है कमिंग टुगेदर? यानी पहले यूएसए में सब अलग अलग देश थे, तो इन लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुन लो, कि उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे और हमारी सेनाएं एक रहेंगी। बस सेना एक रहेगी, बाकी कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। और तो फिर अगर सेना एक रहेगी तो बोलो जो अब ये जो बाइडेन है उनकी इनकम कैसे होगी? क्योंकि कोई राज्य ने कहा हम फंड नहीं देंगे तुमको, इस भूले में भी ना रहना, युद्ध लड़ाओ दुनिया को और जो तुम वेपन बेचोगे उसी से चलाना अपना खर्चा। तो जो बाइडेन चक्कर में किसको लड़ा दें? हाँ इस बार यूक्रेन में रशिया को लड़ाओ, यूक्रेन हमसे हथियार खरीद लेगा। तो मतलब ये दुनिया में लड़ाते हैं। क्यों लड़ाते हैं? अब जिस दिन लड़ाई बंद हो जाए यूएसए भुखमरी के कगार पर आता है। जो बाइडेन को अपनी सेना को भत्ता देने के लिए पैसा न मिले, तो वो जो हथियार बेचते हैं, और हथियार कब बिकता है? दो देशों में युद्ध होता है ना, तो वो दो देश ही हथियार नहीं खरीदते हैं, आगे अगल बगल वाले डर जाते हैं हमें भी हथियार रखना चाहिए, हमें भी लड़ रहा है, कल को हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो वो जो तो खरीदते हैं, दुनिया खरीदती है हथियार, और उसमें वो प्रमोट करता है, देखो हमारे हथियार ने रशिया को ये किया वो किया, हमारे हथियार ऐसा कर रहे हैं, तो उससे बिकते हैं फिर उसके हथियार कि प्रमोट करता है कि हमने इसको ऐसे मार दिया। रशिया के सामने तो नहीं चलता, रशिया वेपन में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी बिकते हैं तो है ही। रशिया के पास तो हथियार खत्म हो रहे हैं, रशिया तो बेचने जाएगा नहीं, जो युद्ध लड़ रहा है वो बेचेगा क्या? तो इस तरीके से जब कमिंग टुगेदर है, कमिंग टुगेदर में जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट वीकर होती है, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। सो इन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट इज ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी है, हाउस में बहुत सारे स्टेट इन वेरियस स्टेट्स है ना, हां स्टेट्स कम टुगेदर ऑन करते हैं बिगर यूनिट टू फॉर्म। अच्छा ऐसा क्या रशिया में भी हुआ था? बिगर यूनिट टू फॉर्म बिगर यूनिट एंड दे कॉल्ड कंट्री। एंड दे हैव इक्वल पावर्स। हाँ ठीक है, इन दिस यूनियन गवर्नमेंट इज वीकर है ना। अच्छा एक बात और, रशिया में भी यही हुआ है क्या? बहुत सारे, यानी करीब 40 अलग अलग छोटी छोटी यूनिटों ने मिल करके एक साथ यूएसएसआर बनाया था, यूनियन सोवियत। लेकिन उसने पुतिन ने, मतलब पुतिन से पहले की, चाहे गोरबाचोव और उससे भी पहले चले जाओ, तो उन लोगों ने कहा कि हम 40 हैं और हम अपनी वहां पर यूएन में 40 लोगों के नाम से दिखाएंगे कि हम 40 देश हैं। इसी में वो पिट गया, मतलब हमारे 40 वोट हैं। जब तुम एक वोट रखते तब तो लोगों में ये भावना आती कि ना तुम एक हो, तुमने बोला हमारी शक्ति ज्यादा होगी, वो देश फिर बिखर गया।
ये यूक्रेन उसी के तो अंडर में थे। हाँ। तो उसने क्या गलती की रशिया ने, उसने कहा यूएन में हम 40 सीटें रखेंगे, ये हम एक साथ तो हैं लेकिन 40 लोग हैं। तो वहां तो 40 देश माने गए, देश माने गए तो बिखर गए। और यूएसए ने क्या किया, बोला हम एक देश, तो एक देश तो ही तो जीतेगा ना, फिर बाकी लोगों को आइडेंटिटी नहीं है, ये जीते। तो इन दिस यूनियन गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होती है, एस लेस Less पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। इन बोलो होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, The central government tends to give more टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, एक कंट्री सब डिवाइड्स इट्स टेरिटरी इनटू वेरियस स्टेट्स, खुद डिवाइड करती है। और सभी स्टेट्स को इक्वल पावर होता है। हाँ, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म a country इसमें नहीं। सर फिर इंडिया भी होल्डिंग कश्मीर हाँ। में था। सब डिवाइड्स इट्स वेरियस, ठीक है, सर कश्मीर के पास ज्यादा पावर है, किसके पास, कश्मीर के पास बाकी स्टेट्स। ऐसा करके रखा था लोगों ने, स्पेशल स्टेटस किसी किसी को दे रखा था, बट अब वो स्पेशल स्टेटस धीरे धीरे हट रहा है। ये जो गवर्नमेंट है ये स्पेशल स्टेटस के फेवर में नहीं, धीरे धीरे सभी चीजों को या रिजर्वेशन हटाने के चक्कर में, होल्डिंग टुगेदर इवन पेंशन को भी हटाने के चक्कर में, तभी अग्निवीर स्कीम हाँ, है। पेंशन। क्योंकि अननेसेसरी बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, इससे हमारा एक्सचेकर बढ़ नहीं पाता। पुराना वाला हमारी जितनी आय है उसका 30% तो पेंशन में चला जाता है। बजट देखो, बजट पढ़ के देखो तो पता चले कि हम बेकार में ढो रहे हैं, कि हम क्या काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हमको 45,000 रुपये महीना दे रही है, बोलो। हाँ, इतना पैसा भी दे दिया कि उसके ऊपर 10,000 रुपये का ब्याज भी खा रहे हैं, 55,000 रुपये फ्री में दे रही है। क्या काम है, तो ढोई तो नहीं गवर्नमेंट हमको। सर पेंशन तो आपको भी मिलती है। मिल रही तो मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ही तो है। हाँ, सर। और किसके, लोगों के टैक्स से दे रहे हैं, तो क्या विकास होगा। वेपन तक नहीं खरीद पा रहे हैं पेंशन के चक्कर में, जितना पैसा मिलता है सब पेंशन में चला जाता है, तो कहीं कुछ चला जाता है, वेपन ही नहीं आ पाता। तो एट वेरियस टेरिटरीज, सब डिवाइड्स इट्स वेरियस टेरिटरीज इनटू स्टेट्स, स्टेट्स इक्वल पावर होते हैं ना। हाँ, ऑन लिंगुअल बेसिस पर हो सकता है ना, हाँ। भाषाई आधार पर, या सर कल्चर, कल्चरल बेसिस, या एथिकल बेसिस भी हो सकता सर है। एथिकल में कुछ पहनावे उड़ावे, जैसे स्कॉटलैंड के लोग फ्रॉक पहनते हैं, हाँ। तो इसलिए एथनिक, एथनिक ना, हाँ। एथनिक बेसिस ऐसा खेला। इतना ही रखिए, इसके आगे जाना। वेलकम।